गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इतिहास का पाठ शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हम फ्रांसीसी जो क्रांति हुई है, फ्रांस की क्रांति, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी और इसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा दिया गया था, जिसके आधार पर जो प्रभुत्वशाली जो वर्ग थे, जिनके हाथ में सत्ता थी, उनको अपदस्थ कर दिया गया और जो शासन है उसका विकेंद्रीकरण हो गया। अब देखिए, इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। सभी लोग जो निम्न वर्ग के थे, मध्यम वर्ग के थे, वो सब एक जगह इकट्ठा हो गए और उन्होंने एक तरीके से आंदोलन करने की ठानी। इकट्ठा होकर उन्होंने जनसेना बनाने की ठानी। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। जो सरकारी भवन थे उनमें वो घुस गए और जो हथियार थे वो लेने की कोशिश कर रहे थे। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला। बास्तिल या बेस्तिल भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो जेल थी उसको तोड़ डाला और भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। अर्थात इन्होंने क्यों तोड़ा था? ताकि जो गोला बारूद है वो इनको मिल सके और ये अपना आंदोलन कर सके। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। जो कमांडर था, जो सेना का कमांडर था, वो तो मारा गया और जो कैदी थे अंदर जो जेल में बंद थे उनको छुड़ा लिया गया। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। निरंकुश सम्राट का मतलब ये होता है जब किसी शासक पर जनता का अंकुश नहीं होता है, वो अपनी मर्जी से शासन चलाता है, तो ऐसा जो सम्राट होता है या ऐसा जो राजा होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? निरंकुश शासक के नाम से जानते हैं, निरंकुश शासक कहते हैं। इसलिए किले को ढहा दिया गया और उनके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह सजोना चाहते थे। किला है उसको ध्वस्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया, क्योंकि गोला बारूद तो उनको मिल गया था। तो इसके बाद में उन्होंने किले को तोड़ दिया और उसके जो अवशेष थे वो बाजार में उन लोगों को बेच दिए जो स्मृति के रूप में इनको रखना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। अर्थात एक तरीके से जो निम्न वर्ग का जो भोजन था, मुख्य रूप से पाव रोटी, ठीक है, वो महंगा हो गया था, इसलिए लोगों को नहीं मिल पा रहा था। तो इसके विरोध में वो उतर गए और उनकी कीमतों का विरोध कर रहे थे। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की एक ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, तो ये पूरा घटनाक्रम है। ये घटनाक्रम पढ़ते हैं। ये देखिए, ये किले को ध्वस्त करते हुए लोग, ठीक है, गोला बारूद है इनके पास में जो उन्होंने जेल से प्राप्त किया था। अब देखिए, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में
फ्रांसीसी समाज। एक तो होता है पूर्वार्ध, यानी कि 1 से लेकर 50 वर्ष तक का जो समय होता है, किसी शताब्दी का 1 वर्ष से 50 वर्ष का जो समय होता है वो तो होता है पूर्वार्ध, और 51 से लेकर 100 का जो समय होता है वो होता है उत्तरार्ध। तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी जो समाज है वो क्या व्यवस्था थी, उसकी किस तरीके से था। तो सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। अर्थात फ्रांस का जो राजा था वो कौन था, वो था लुई 16वां। ठीक है, उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंतोइनेट से हुआ था। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से उसका विवाह हुआ। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। देखिए, जब भी युद्ध किए जाते हैं तो युद्ध में क्या होता है, भारी नुकसान होता है, अस्त्र शस्त्र समाप्त होते हैं, सैनिक मर जाते हैं और वित्तीय जो स्थिति है वो भी कमज़ोर हो जाती है। वर्साई के विशाल महल और राज दरबार की शान शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। अर्थात जो वर्साई का जो विशाल महल था उसकी शान शौकत के लिए बहुत अधिक पैसा खर्च किया जाता था, तो वो भी वित्तीय जो उनकी स्थिति थी जो कमज़ोर हुई उसका कारण था। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से अधिक का कर्ज और जुड़ गया। ये लिब्रे, इनकी जो मुद्रा है वो कह सकते हैं हम मुद्रा, तो 10 अरब लिब्रे से अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। अर्थात क्या किया उन्होंने, टैक्स, अलग अलग टैक्स लगा दिए और उन टैक्सों की वजह से जो जनता थी उसने विरोध भी किया। लेकिन जो सरकार की स्थिति थी, जो शासन की जो सत्ता की स्थिति थी वो बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी, इसलिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। ये कदम भी नाकाफ़ी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा हुआ था और केवल तीसरे स्टेट के लोग जो जनसाधारण थे ही कर अदा करते थे। अर्थात 3 भागों में डिवाइड कर रखा था, जिसमें केवल तीसरे वर्ग के लोग ही टैक्स देते थे। ये देखिए 3 प्रकार के स्टेट यहाँ हैं। पहला प्रथम स्टेट है जिसमें पादरी वर्ग आता है। दूसरा जो स्टेट है उसमें कुलीन वर्ग आता है। और जो तीसरा स्टेट है उसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, वकील, किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। सामंती व्यवस्था जानते हो आप? सामंती व्यवस्था का मतलब है कि जब राजा शासन को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इकाई में बांटकर किसी अपने जो एक तरीके से हम कहें कि जो मुख्य सेनापति होते हैं या जो मुख्य व्यक्ति होते हैं उनको वो क्या कर देता है, शासन करने के लिए वो क्षेत्र दे देता है। फिर वो वहाँ से कर वसूल करते हैं और वो कर राजा तक भी पहुँचता है। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। राजतंत्र का मतलब है शासन राजा या रानी के पास होता था।
वो निरंकुश भी हो सकते थे, उनका पद वंशानुगत था। ठीक है। चित्र 2 में फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाया गया है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। मतलब जो कुल पूरा समाज था उसमें 90% लोग किसान वर्ग से संबंधित थे, लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। और जो उनको एक तरीके से हम कहें तो ज़मीन के जो मालिक थे उनकी संख्या बहुत कम थी। पूरी जो आबादी थी लगभग 60% ज़मीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। अर्थात जो पादरी वर्ग था और जो कुलीन वर्ग था उनको कुछ विशेष अधिकार थे जो जन्मजात थे। अब आप तो बस ये ध्यान रखना कि जो फ्रांसीसी जो समाज है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अर्थात समाज में 3 प्रकार के लोग हैं, एक है कुलीन वर्ग, एक है पादरी वर्ग और तीसरा है जिसमें जनसाधारण, व्यापारी, किसान ये सब आते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। अर्थात लोग इस तरीके से वो स्वामी की सेवा करते थे, जैसे खेतों में काम करना, सेवा देना। ठीक है। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद धार्मिक, जिसको बोलते हैं धार्मिक कर, अर्थात एक प्रकार का कर है, टाइड के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल जो प्रत्यक्ष कर था और अनेक अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपयोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। अब बात करते हैं इधर लिब्रे की। तो फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था, 1794 तक ये चली लिब्रे। स्टेट का मतलब है क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अव्यक्त करने वाली श्रेणी, अर्थात श्रेणियां डिवाइड की गई है जो 3 प्रकार थी। पादरी वर्ग, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह जिसको हम पादरी कहते हैं। टाइद, चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर था, अर्थात जितनी भी पैदा होगी उसका 10वां भाग टाइद के रूप में जो चर्च है उसको देना पड़ेगा। टाइल जो सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर है उसे टाइल के नाम से जानते हैं। अब ये जो जीने का संघर्ष है ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।